हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान। एक मिनट। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है भारतीय संविधान कितने अध्याय मतलब भाग में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा 22। मतलब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितना है, 395 अनुच्छेद है। अनुसूची 12 है। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हम लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में है अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए धातु की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। पारा इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु की बात करेंगे तो पारा हो जाएगा। और अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है धातु, इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है, आप लोगों को पता होगा कि ये वृषण में बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है वर्ष 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर ये एक शहर है और कहाँ पर है, ये पंजाब में है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1930 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है तारे का रंग सूचक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ताप, क्योंकि ताप के बदलने के साथ साथ तारे का रंग में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये परमाणु बम में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है अगले प्रश्न में है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी में ये क्या है, ये है उदग्र स्तंभ और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग और इसकी संख्या 18 होती है। और ये है क्षैतिज कतार, इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज कतार और इसको बोला जाता है आवर्त। इसको बोला जाता है आवर्त। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ। तो ये क्या है, उदग्र स्तंभ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है
पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या 4 हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है और 4 ग्रह इधर होते हैं और 4 ग्रह इधर होते हैं। पहले नंबर पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और इधर होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें बोला जा रहा है पार्थिव ग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ग्रह हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो देखिए ये यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो इधर कौन कौन सा ग्रह है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और इधर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें बुध इधर पाया जाता है, शुक्र भी इधर ही पाया जाता है, मंगल भी इधर ही पाया जाता है, लेकिन शनि ग्रह ये बाह्य ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें बोला जा रहा है पंचायती राज। तो पंचायती राज हो जाएगा भाग 9, लेकिन अगर यदि नगर पालिका की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 9 का क। इसमें बोला गया पंचायती राज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9। लेकिन यही अगर नगर पालिका होता तो वो हो जाएगा 9 का क। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित? अब देखिए नगर पालिका आ गया, नगर पालिका में क्या हो जाएगा? भाग 9 का ए या फिर को भी बोल सकते हैं। और पंचायती राज के लिए कौन सा भाग था? भाग 9 था। और नगर पालिका के लिए हो जाएगा भाग 9 का ए। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख हम लोग भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस में है? भाग 4 में है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में है संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में किसका वर्णन है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो आप लोगों को पता होगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। और भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में है संघ, राज्य एवं उसके क्षेत्र। और भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में है नागरिकता। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य का विवरण बोला गया है। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का क में। 4 का क में है। और भाग 4 में क्या था? वो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है
अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष थे। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 में किसको चुना गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा शनि। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के पास भी कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह को हम लोग सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो किसका है? बृहस्पति का है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। और बृहस्पति ग्रह को हम लोग सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं और बुध ग्रह को हम लोग सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कहते हैं। और मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं और इसके पास 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शुक्र। शुक्र ग्रह को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बहन, भौर का तारा, सांझ का तारा इसी को बोलते हैं। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जो कि डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। देखिए सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, चौथे नंबर पे मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद इधर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो किसके किसके बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है धातु का पराविद्युतांक होता है। तो धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? आप लोगों को पता होगा धातु का पराविद्युतांक इनफाइनाइट होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्या है? ये आवर्त है और ये वर्ग है। तो आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। इसमें बोला जा रहा है आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। तो आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 7। लेकिन यही अगर वर्ग रहता तब क्या हो जाता है? 18। इसमें आवर्त है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को हम लोग बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यही अगर पृथ्वी पर अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, सबसे अधिक ऑक्सीजन। और धातु की बात करेंगे तो हो जाएगा एल्युमिनियम। इसमें बोला जा रहा है ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन गैस हम लोगों को पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोगों को पता होगा कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये एसी वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाता है। ये डीसी पे काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पर ही काम करता है। और ये क्या करता है, ये एसी वोल्टता को बढ़ाता या फिर घटाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ऑप्शन ए में है, यह एसी को डीसी में बदलता है, नहीं, ये इसका गलत हो जाएगा। अब देखिए बी में बोला जा रहा है डीसी को एसी में बदलता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह डीसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। आपको बताएं कि ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पर ही काम करता है, डीसी पे नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी भी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता उसके चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, आवेश का एसआई मात्रक है। तो आवेश का एसआई मात्रक आप लोगों को पता ही होगा, कूलम होता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु की बात करेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा, लेकिन धातु की बात करेंगे तो वो पारा हो जाएगा। इसमें अधातु बोला है, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो ये क्या है, ये वर्ग है, और सबसे अंतिम वर्ग मतलब 18वें वर्ग जो होता है, इसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसमें निष्क्रिय गैस भरा रहता है, या फिर अक्रिय गैस भी इसी को बोलते हैं। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य समूह का वर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। अब चलिए हम लोग इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है 18। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है, अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो पूरा का पूरा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान की आत्मा हम लोग किसको कहते हैं। तो हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं।
प्रस्तावना को हम लोग भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है प्रस्तावना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रस्तावना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों के संविधान मतलब भारत के जो संविधान है इसके प्रस्तावना में सबसे पहला जो शब्द लिखा हुआ है वह है हम भारत के लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत है, तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो संविधान है मतलब भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान कैसा है? तो आप लोगों को पता होगा भारतीय संविधान कैसा है, तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को हम लोग क्या माने हैं? तो राज्यों का यूनियन, राज्यों का यूनियन। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोगों को पता होगा कि अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 89। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बोलते हैं बहिष्मंडल। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है बहिष्मंडल। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है बहिष्मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि दो ग्रह हैं जिसका घूर्णन प्रक्रिया, घूरने की दिशा विपरीत है। तो आप लोगों को याद रखना है शुरू से दूसरे नंबर पर और अंतिम से जो दूसरे नंबर पर है वो दोनों का घूरने की प्रक्रिया विपरीत है। तो शुरू से दूसरे नंबर पर कौन आता है? बुध, और अंतिम से दूसरे नंबर पर क्या आता है? अरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा बुध और बुध बोल रहे हैं, शुक्र। दूसरे नंबर पर कौन आती है? शुक्र। तो उसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। पहले नंबर पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, फिर वरुण। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण, शुरू से दूसरे नंबर पर और अंतिम से दूसरे नंबर पर। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो आप लोगों को पता होगा कि चंद्रमा, चंद्रमा एक तारा नहीं है। ये क्या उपग्रह है? किसका है? पृथ्वी का उपग्रह है। शुक्र क्या है? ये ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। तो चलिए हम लोग अगले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है सूर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य क्या है? एक प्रकार का यह एक तारा है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता हम लोग सूर्य को कहते हैं।
इसी को हम लोग सौर मंडल का मुखिया भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है किस शाम का तारा या फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि शुक्र ग्रह को हम लोग सांझ का तारा या फिर भौर का तारा, पृथ्वी की बहन और सबसे चमकीला ग्रह, इसी को हम लोग कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, मतलब इवनिंग स्टार। इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। और उसके बाद बुध। बुध ग्रह क्या है, ये सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं और इसके पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद मंगल। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें से डिमोस हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा संताप मंडल। संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है संताप मंडल। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है संताप मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा संताप मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल हैं। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है, तो सबसे करीब मंडल हो जाएगा क्षोभ मंडल। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध होता है। उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है, अगले प्रश्न में है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो आप लोगों को पता होगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाए थे। चलिए